साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और दूर श्री चंपा तक वह और उसका सेनापति जिस भी नगर तक पहुंचे, उस नगर ने उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दिया और उसने संपूर्ण भारत को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया। ये शब्द हैं रबातक अभिलेख के, जो 1993 में अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। एक अभिलेख जो सदियों तक भूमि में दबा था, और जब वह मिला तो उसने इतिहासकारों को वह मानचित्र दे दिया जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। कनिष्क का शासन आखिर किस प्रकार आगे बढ़ा, यह अब जाना जा सकता था। इसी अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वान आज मानते हैं कि कनिष्क लगभग 127 ईस्वी में कुषाण सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। कनिष्क के शासनकाल में जो विस्तार हुआ उसे हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण आरंभ होता है सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद। इस चरण में कुषाण सेना ने गंगा घाटी में अनेक अभियान चलाए, और यह हम पूर्ण निश्चय के साथ कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। रबातक अभिलेख तो बताता ही है कि कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण सेना ने चंपा तक के नगरों पर अधिकार कर लिया था, और चंपा आज के बिहार और बंगाल की सीमा पर स्थित है। किंतु एक और प्रमाण है। वाराणसी से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो स्पष्ट कर देता है कि कुषाण नियंत्रण कम से कम वाराणसी तक तो अवश्य पहुंचा था। यह अभिलेख बाल बोधिसत्व की मूर्ति पर अंकित है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह मूर्ति कनिष्क के तीसरे वर्ष में स्थापित की गई। तीसरे वर्ष में अर्थात यह प्रदेश कनिष्क के शासन के आरंभ में ही उसके अधिकार में आ चुका था। और अब आती है इस कथा की सबसे रोचक घटना। पाटलिपुत्र की विजय का वर्णन हमें एक चीनी ग्रंथ में मिलता है जो किसी बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद प्रतीत होता है। वह हमें बताता है कि जब कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण सेना पाटलिपुत्र के द्वार पर आ पहुंची तो कनिष्क ने नगर को विनाश से बचाने के बदले एक बड़ी धनराशि मांगी। अब सोचिए नगर का राजा क्या करता, किंतु पाटलिपुत्र के राजा ने धन के स्थान पर कुछ और ही प्रस्तुत किया। एक स्वभाव से करुणामय मुर्गा, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम अश्व घोष था। और आश्चर्य यह है कि कनिष्क ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र बच गया। अब यह कहना कठिन है कि यह कथा कितनी सत्य है और क्या कुषाण सेना वास्तव में पाटलिपुत्र तक पहुंची भी थी। किंतु इतना निश्चित है कि कुषाण मुद्राएं चंपा यानी बिहार और बंगाल की सीमा तक मिली है। संभव है कि ये प्रदेश किसी न किसी रूप में कुषाण नियंत्रण में रहे हों, अथवा यह भी संभव है कि ये मुद्राएं व्यापार के माध्यम से यहाँ तक फैली हों। गंगा के मैदानों पर पकड़ मजबूत होने के बाद कुषाण सेना ने मध्य भारत में कुछ अभियान चलाए। ये अभियान संभवतः दंडात्मक रहे होंगे, अथवा इनका उद्देश्य यह रहा होगा कि दक्षिण से आने वाले किसी भी आक्रमण से गंगा के मैदानों की रक्षा की जा सके। अपने भारतीय प्रदेश को सुरक्षित कर लेने के बाद कनिष्क ने उत्तर की ओर दृष्टि घुमाई, और यहीं से आरंभ होता है कनिष्क की विजयों का दूसरा चरण। इस चरण में कुषाण सेना ने कश्मीर के प्रदेश पर अधिकार किया और उससे भी आगे उत्तर में बैक्ट्रिया से सटे हुए अन्य प्रदेशों पर भी कुषाण नियंत्रण हो गया। इन विजयों के साथ कुषाणों ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो मध्य एशिया से लेकर गंगा तक के मैदानों में फैला हुआ था। कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया यह साम्राज्य वास्तव में एक बहुसांस्कृतिक समाज था। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इसका अंग थे। उनके साम्राज्य का यह बहुधार्मिक स्वरूप कुषाण सिक्कों में प्रकट होता है, और इन्हीं सिक्कों तथा अन्य स्रोतों से हमें कुषाणों के और विशेष रूप से कनिष्क के धर्म का कुछ आभास मिलता है। अब यहाँ एक बात आपको चौंका सकती है।
लोकप्रिय साहित्य में कनिष्क को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा जाता है, किंतु उसके सिक्कों पर सबसे अधिक जो दृश्य मिलता है वह है कनिष्क का एक छोटी जरथुस्त्री अग्निवेदी पर आहुति देना। वास्तव में कनिष्क के ऐसे सिक्के जिन पर बौद्ध प्रतीक अंकित हों अत्यंत दुर्लभ है, और यही बात बौद्ध साहित्य के विषय में भी सत्य है। पाली ग्रंथों में अथवा अशोकावदान जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में कनिष्क का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। तिब्बती बौद्ध स्रोतों से हमें यह जानकारी अवश्य मिलती है कि कनिष्क ने कश्मीर में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, किंतु यहाँ भी उसका चित्रण अस्पष्ट है। उसका नाम स्पष्ट रूप से केवल उस बौद्ध साहित्य में मिलता है जो मध्य एशिया और चीन से आता है। चीनी स्रोतों में उसे द्वितीय अशोक कहा गया है, और भारत आए हुएनसांग जैसे चीनी यात्रियों के विवरणों में कनिष्क एक महान बौद्ध राजा के रूप में सामने आता है। इन्हीं चीनी यात्रियों के विवरणों से हमें एक महास्तूप का उल्लेख भी मिलता है, जिसे कनिष्क ने पुरुषपुर नगर के बाहर बनवाया था। पुरुषपुर अर्थात आज का पेशावर। जिन चीनी यात्रियों ने इसे अपनी आंखों से देखा, उन्होंने इसे समस्त स्तूपों में सबसे भव्य बताया। इसकी भव्यता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि अलबरूनी तक इस स्तूप की चर्चा करता है। अपनी पुस्तक में वह इसे कनिष्क चैत्य या कनिक चैत्य कहता है। 19वीं शताब्दी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने तर्क दिया कि पेशावर नगर के बाहर जो दो टीले हैं, जिन्हें स्थानीय लोग शाहजी की डेहरी कहते हैं, वही वह स्थान हो सकता है जहां कभी कनिष्क का यह भव्य स्तूप खड़ा था। किंतु इस क्षेत्र में छोटे स्तर का उत्खनन हुआ 1908 में, और इसी उत्खनन से प्राप्त हुई यह वस्तु जिसे आज हम कनिष्क कैस्केट के नाम से जानते हैं। इस कास्केट यानी मंजूषा में अस्थियों के 3 खंड मिले हैं, जिनके विषय में माना जाता है कि यह भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, और इसी मंजूषा या कैस्केट पर एक राजा की आकृति भी है, जिसे कुछ विद्वान कनिष्क मानते हैं। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसकी ओर यह सारी कथा बढ़ रही थी। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कुछ विद्वानों का तर्क है कि कुषाण सामान्यतः ईरानी धर्म का पालन करते थे। कनिष्क के शासनकाल के उन असंख्य मुद्राओं से भी यही प्रतीत होता है, जिन पर विभिन्न ईरानी देवता अंकित हैं। किंतु कुषाण अपनी एक और परंपरा के लिए भी जाने जाते हैं, पूर्वज पूजा। मथुरा का देवकुल और अफगानिस्तान का सुर्ख कोतल, ये दोनों हमें प्रमाण देते हैं कि कुषाण राजाओं की पूजा दिव्य पुरुषों के रूप में होती थी, और हमारे पास आज जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनके अनुसार यह परंपरा कुषाणों द्वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित की जाती थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो बताए कि कनिष्क ने इस परंपरा को बंद किया हो। अब यदि हम कनिष्क के शासनकाल की समस्त धार्मिक गतिविधियों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। यह धार्मिक विविधता उस समाज का ही प्रतिबिंब थी जिस पर कुषाण शासन कर रहे थे। उनकी मूल भूमि बैक्ट्रिया में और मध्य एशिया के अन्य भागों में जिन पर कुषाणों का नियंत्रण था, इस काल में प्रमुख धर्म ईरानी धर्म था, और भारतीय प्रदेशों में प्रमुख धर्म थे बौद्ध और हिंदू धर्म। यही विविधता कनिष्क और अन्य कुषाण राजाओं के सिक्कों में भी दिखाई देती है। कुषाण साम्राज्य की विशालता और उसमें फले फूले भिन्न भिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को समझने का एक और सुंदर माध्यम है कुषाण राजाओं की उपाधियां। विभिन्न अभिलेखों में कुषाण राजाओं को महाराज, रतिराज और देवपुत्र कहा गया है। ये उपाधियां भारतीय प्रभाव दर्शाती हैं। वहीं शाओ नानो शाओ की उपाधि जिसका प्रयोग कुषाणों ने किया, ईरानी संस्कृति के प्रभाव को दिखाती है। और सबसे रोचक बात यह है कि कुषाणों ने काइजर की उपाधि का भी प्रयोग किया। यह स्पष्ट रूप से सीजर की उपाधि से निकली है। एक ही राजवंश और उसकी उपाधियों में भारत, ईरानी और रोम तीनों एक साथ। कुषाणों की मूल भूमि बैक्ट्रिया का प्रदेश था, और कनिष्क के शासन काल में उसके अभिलेखों में यूनानी भाषा का स्थान बैक्ट्रियन भाषा ने ले लिया।
बैक्ट्रियन एक पूर्वी ईरानी भाषा थी और इसे यूनानी लिपि के आधार पर लिखा जाता था। कनिष्क के शासनकाल से यही भाषा कुषाणों की राजभाषा बन गई। अब एक प्रश्न स्वाभाविक है, इतना विशाल साम्राज्य चलता कैसे था? उत्तर यह है कि यह विशाल कुषाण साम्राज्य कोई केंद्रीकृत इकाई नहीं थी। इसके स्थान पर कुषाणों ने इस विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए राज्यपाल नियुक्त किए। इन्हें क्षत्रप कहा जाता था और जिस क्षेत्र पर इनका नियंत्रण होता था उसे क्षत्रपी कहा जाता था। ये क्षत्रप यद्यपि कुषाणों के अधीन थे किंतु इन्हें बहुत अधिकार प्राप्त थे। इतिहासकार B.N. पुरी के अनुसार भारतीय प्रदेशों में यह क्षत्रपियां थीं मथुरा, वाराणसी, कपिशा जो काबुल के पास बेग्राम नगर है, मणिक्याल जो रावलपिंडी के पास है और उंद जो सिंधु के पश्चिम में है। इनके अतिरिक्त और भी क्षत्रपियां थीं किंतु उनके विषय में हम बहुत कम जानते हैं। कनिष्क के यदि शासनकाल की बात की जाए तो वह 23 वर्ष का था। उसके शासन का महत्व इसी एक तथ्य से समझा जा सकता है कि उसके सिंहासन पर बैठने से एक नए संवत का आरंभ हुआ। संभवतः 152 ईस्वी के आसपास कनिष्क की मृत्यु हुई और उसके बाद सिंहासन उसके पुत्र हुविष्क को मिला। हुविष्क का शासन लंबा रहा 190 ईस्वी तक, किंतु इस लंबे शासनकाल में कोई बड़ी विजय नहीं हुई। यह सुदृढ़ीकरण का काल था और हुविष्क की मृत्यु के साथ ही कुषाण काल का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। अब अंत में एक बात जो कुषाणों पर शोध करते समय मुझे सबसे विचित्र लगी, कुषाणों का भारत के बड़े भाग पर नियंत्रण था, दशकों तक, पीढ़ियों तक, और फिर भी भारतीय स्रोतों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस काल के पुराण, इस काल के बौद्ध स्रोत, किसी में भी किसी कुषाण राजा का नाम नहीं आता। ऐसा क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। एक सम्राट जिसने साकेत से चंपा तक विजय पाई, जिसने पेशावर के बाहर वह स्तूप बनवाया जिसे देखने वाले हर यात्री संसार का सबसे भव्य स्तूप कहा, जिसके नाम से एक संवत आरंभ हुआ और जिसका नाम उसी भूमि के ग्रंथों में कहीं नहीं है जिस पर उसने शासन किया। अब ऐसा क्यों है, इसके विषय में मैं नहीं जानता, परंतु यदि आपको जानना है कि कुषाण साम्राज्य का आरंभ कैसे हुआ तो कृपया करके यह वीडियो देखें। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।